अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम सिट्रस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिट्रस है क्या और पाकिस्तान में कितना होता है, इसकी एक्सपोर्ट कितनी है, इस फसल पर, इस फल पर क्या बीमारियां हमला करती हैं और इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ पहले मेहमान हैं मोहम्मद इरफान साहब। आप एक्सपोर्टर हैं सिट्रस के और दुनिया भर में अपना सिट्रस जो है, पाकिस्तान का सिट्रस एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उनके साथ जमील गौरी साहब बैठे हैं। आप माहिर बागात हैं और महकमा ज़राअत से आपका ताल्लुक़ है। उनके साथ मोहम्मद एहसन साहब हैं और आप महक़िक़ भी हैं और शोबा बागात मंसूबा जो ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एहसन साहब आपसे ही पूछ लेता हूँ कि हमें ये बता दें, हम तो सिट्रस को ये जानते हैं कि जी जो किन्नू है वो सिट्रस है, लेकिन आम फहम के लिए कि सिट्रस है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सिट्रस में शुमार हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। सर, जो सिट्रस है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रूटिंग स्पीशीज़ अमंग ऑल द फ्रूट्स। सिट्रस को हम कॉमनली तो कहते हैं किन्नू है या माल्टा है या संतरा, ये तो कॉमनली है। ठीक है। अगर हम इसको हॉर्टिकल्चर या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिट्रस जो है, सिट्रस फैमिली जो है, स्पीशीज़ है, इसके 4 से जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं उसमें सबसे पहले है मैंड्रिन्स, फिर ऑरेंजेस है, फिर ग्रेप फ्रूट है, फिर लाइम ग्रुप है और फिर एसिडिक ग्रुप है। तो जो मैंड्रिन्स है, मैंड्रिन ग्रुप में आगे फर्दर किन्नू मैंड्रिन है। ठीक है। किन्नू जो हमारा एक ट्रेडमार्क है पाकिस्तानी सिट्रिकल्चर इंडस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद फ्यूटर जर्ली है, ठीक है, इसको फिल्टर हम कॉमन लफ्ज़ में कहते हैं। देन नागपुर मैंड्रिन है, सेट्सुमा मैंड्रिन है, ये मैंड्रिन्स हैं। ठीक है, ये मैंड्रिन फैमिली होगी। मैंड्रिन ग्रुप है बेसिकली है। देन फिर आ जाते हैं ऑरेंजेस, जिसको हम संतरे कह देते हैं। ठीक है। उसमें देन आगे फर्दर वैराइटीज है, रेड ब्लड है, वेलेंशिया ऑरेंज है, रूबी रेड है, ये ऑरेंजेस की वैराइटीज़ हैं। ठीक है। इसमें मौसम्बी भी आ जाता है, अर्ली वैरायटी जो है। देन आ जाता है ग्रेप फ्रूट, जो पिगमेंटेड कल्टीवर हैं जो सिट्रस फैमिली के। ग्रेप फ्रूट में फिर आगे फर्दर वैराइटीज शैम्बर है, फॉस्टर है, डंकन है, ये ग्रेप फ्रूट की अक़साम है। ये ग्रेप फ्रूट की अक़साम है। फिर आ जाता है एक एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में फिर आ जाते हैं लाइम्स और लेमन्स। लीमू जो है, लीमू और लाइम में भी फ़र्क है। लेमन्स जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लीमू, उसमें भी फिर चाइनीज़ लेमन है, देसी लेमन है, इवन कि अब आजकल सीडलेस लेमन भी मार्केट में है। तलहटी, फिर लाइम मीठा जो है ये किस, ये स्वीट लाइम, ये ऑरेंजेस फैमिली में ऑरेंजेस में आता है। स्वीट लाइम जो है, इस ग्रुप में कौन कौन से ऑरेंजेस आते हैं? ये इटसेल्फ अ वैरायटी ऑफ ऑरेंजेस ग्रुप। स्वीट लाइम है, ये अर्ली वैरायटी है सिट्रस फैमिली की ना। ठीक है। ये ऑरेंजेस ग्रुप में आ जाता है हमारे पास। वैसे सिट्रस को हम आसान लफ्ज़ों में अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहें? तुरशावा फल, हम इसको जो फैमिली इसको हम तुरशावा फल कहते हैं। तुरशावा फल, क्योंकि तुरश होता है, इसमें थोड़े से एसिडिक कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू टी एस थोड़ी सी इसकी एसिड ज़्यादा, इसके हम तुरशावा फल कहते हैं। ठीक है। सिट्रस जो कॉमनली हम तुरशावा फल कहते हैं इसे। अच्छा, जमील गौरी साहब, आप से मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल सुना है कि सिट्रस को उगाने का मौसम है, आप सिट्रस का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौसम है। तो सिट्रस जो है वो अगर घर में लगाया जाए तो इसका जो फैलाव है वो इतना है कि घर में इसको कंट्रोल किया जा सकता है और एक पौधा एक फैमिली को काफ़ी है, वो इतना फल दे देगा कि एक घर जो है वो भरपूर अंदाज से सीज़न में खा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस फोरम के ज़रिए मुझे काश्तकार दोस्तों से मुखातिब होने की। जहाँ तक तुरशावा का ताल्लुक़ है तो तुरशावा को हम घर में भी लगा सकते हैं। ये एक झाड़ीदार पौधा है। ठीक है जी, और इसका बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अगर हम मैंगो के देखें। ठीक है, तो इसकी हाइट और इसका जो फैलाव है वो दूसरे फलदार दरख्तों की निस्बत कम है। ठीक है, तो आप इसको घर में लगा सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक इस वक्त का मौसम का ताल्लुक़ है लगाने का, तो इसका जो मौसम है, अब अक्टूबर गुज़र रहा है, 7 नवंबर आएगा, उसमें नवंबर पूरा हम लगा सकते हैं किन्नू। अच्छा। और इवन के दिसंबर में भी जो है हम एक भरपूर पौधे पर कितना फल लग जाता है? एक जो फुल ग्रोन पौधा है वो जो जिसकी सेहत बेहतर है, ठीक है, वो आपको 3 मन, इवन के 4 मन भी दे सकता है। जी, जो फुल ग्रोन है 800,000 के लगभग हो जाएगा फ्रूट, ऐसे ही होगा मेरे ख्याल है। 3 मन में, 4 मन में
जी तकरीबन इतना तकरीबन हो सकता है जी। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप पौधे की सेहत जो है वो कैसी है और उसकी एज कितनी है। ठीक है। इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंसी है उसकी। ठीक है। तो अगर आप उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बेहतर कर रहे हैं और उसकी एज के मुताबिक और जो प्रीवियसली उसने पिछले साल जितना फल उठाया है उसके हिसाब से आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो फल जो है वो बेहतर उठाएगा। अच्छा जमील साहब ये बताएं कि हम इसके बिज़नेस पे भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम घरेलू काश्त पर आ गए हैं कि इस पर देखते हैं कि जी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि किसी न किसी तरह पौधा लगाना है तो कोई फल वाला पौधा लगाया जाए जिससे सारी फैमिली को फ़ायदा हो। तो ये हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये हम पौधा लेकर आए हैं जिसको हम लगा रहे हैं, ये जब उगेगा उस पर फल लगेंगे, वो खट्टे होंगे, टेस्ट अच्छा होगा नहीं होगा। तो लोग कोशिश करते हैं कि जी अगर कोई किन्नू खाया है तो उसका बीज आज खुद लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम पौधा लेकर आए तो इसकी वैरायटी को हम कैसे जांचें कि जी ये मीठा होगा? देखें ना 4-5 साल मेहनत की है उसके बाद पता लगा कि जी पौधा म्यार का। ये आपका सवाल जो है बड़ा वैलिड है और इस चीज़ की हमें बड़ी अशद ज़रूरत थी, आज से नहीं बहुत पहले से। अच्छा। कि जितने भी फलदार पौधे हैं जैसे कि दूसरी फसलात हैं, आप अगर कपास को ले लें तो उसका जो बीज है सर्टिफाइड सीड है, गंदम का है सर्टिफाइड सीड है। तो ऐसे सर्टिफाइड प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ। उसके लिए क्या है कि डिपार्टमेंट जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है वो अब हम रजिस्ट्रेशन जो है वो नर्सरीज़ की कर रहे हैं। ठीक है। उसमें ये होगा कि नर्सरीज रजिस्टर्ड होंगी। नर्सरी रजिस्टर्ड होने के बाद वो GPU जो सरकारी तौर पे बनाए गए हैं वो रिसर्च के अंदर बने हुए हैं, जर्म प्लाज्म यूनिट हम उसे कहते हैं। वहाँ से जो उनको बडिंग और ग्राफ्टिंग मटेरियल है रजिस्टर्ड नर्सरी वालों को वो दिया जाएगा, वो डिजीज़ फ्री होगा, सर्टिफाइड। उसके बाद जब ये तो मुस्तकबिल का मंसूबा हो गया ना जी? नहीं, ये चल रहा है। अच्छा चल रहा है इस वक्त ये चल रहा है। अभी कोई आम आदमी अगर कोई नर्सरी के वाले के पास जाता है और पौधा लेना चाहता है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, वो कैसे लेकर आए? अब उससे वो सर्टिफिकेट तो चेक नहीं कर सकता कि आप सर्टिफाइड है या नहीं। आम आदमी के लिए इसको जज करना मुश्किल है, इवन के फार्मर भी जज नहीं कर पाता। ठीक है। पता उसी वक्त लगता है उसको कि मेरे साथ हाथ हो गया है। अभी भी मैं कल विजिट कर रहा था जामपुर साइड पे, तो वो ये कह रहे थे कि जी हम पौधे लेके आए हैं और वो पौधे जो कहे थे उन्होंने वो नहीं निकले। तो ये ऐसा होता है फील्ड में। तो आमतौर पे जिन नर्सरीज़ की साख अच्छी होती है, अच्छा। या जो अपना बिजनेस को जो है प्रमोट ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। वो आमतौर पे अच्छा पौधा ही सेल करते हैं, उसकी जो ग्राफ्टिंग है या बडिंग है वो अच्छे माली से करवाते हैं, उसमें बहुत सारे जो क्राइटेरिया है उसको मद्देनज़र रखते हैं। तो जो आम आदमी है जो घरेलू काश्त के लिए ले जाना चाहता है वो आम नर्सरी से जो लेके आता है तो वो फाबे हाउस की किस्मत है कि वो बेहतर निकल आता है, या उसका फ्रूट जो है वो उसको फ्यूचर में कितना फ्रूट देगा, कैसे देगा। लेकिन विजुअली वो ये देखे कि उस पौधे की सेहत क्या है, कैसी सेहत वाला पौधा है वो। इसके अलावा उसकी जो कलम की गई है वो ये देखे कि कितने हाइट पे उसकी कलम की गई है, ठीक है। और उसमें ये देखे कि उसमें ऑफ शूट्स तो नहीं मौजूद हैं ज़्यादा। ठीक है। ऑफ शूट्स मतलब ये है कि उस वैरायटी जो कलम की गई है उसके अलावा महकमा ज़राअत भी कोई प्रोवाइड करता है पौधे के, वो आपके पास आके ले लें कि जी मैं घर में किन्नू लगाना चाहता हूँ तो महकमा ज़राअत से ही ले आते हैं? जी रिसर्च इस हवाले से जो है वो है कि मोहम्मद नगर पाकपतन में वहाँ पे रिसर्च का इदारा है, वहाँ पे यही काम होता है, बडिंग, ग्राफ्टिंग और नई वैरायटीज़, वो GPU है। इसी तरह सरगोधा में जो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी तरह हमारे यहाँ मैंगो के हवाले से मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये जो रिसर्च के इदारे हैं ये ना सिर्फ रिसर्च करते हैं बल्कि ये पौधे तैयार करके सर्टिफाइड प्लांट्स जो है वो आगे फार्मर्स को सेल भी करते हैं। ठीक है। ठीक है। इरफान साहब आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर को तो हम बड़ी ख़ास तवज्जो से इसलिए देखते हैं कि हम ये समझते हैं कि जी एक्सपोर्ट एक तो आप ज़र मुबादला कमा के दे रहे हैं, दूसरा एक रास्ता खुलता है एक्सपोर्ट से ना जी। बाकी सारे लोग भी ख्वाहिश होती है, काश्तकार की भी ख्वाहिश होती है, आड़ती की भी ख्वाहिश होती है कि वो भी एक्सपोर्टर बन जाए, और लेकिन एक्सपोर्टर के ज़रा तकाज़े मुख्तलिफ हैं और मुश्किल भी हैं। तो ये बताइए कि सिट्रस की जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान उसमें कहाँ खड़ा है, दुनिया में कहाँ खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में जो फ्रूट्स पैदा होते हैं उसमें सिट्रस किस पोजीशन पर है? जी बहुत शुक्रिया आपका। सिट्रस सर जो है ना हमारा मेजर फ्रूट है। ठीक है। पाकिस्तान को अगर देखा जाए ना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से हो रही है सिट्रस की हो रही है। अच्छा। उसमें मेजर जो है ना वो किन्नू ही आता है। ठीक है। इवन कि अभी जो है ना कुछ सालों से फ्रूटर भी जो है ना लेयर साइड का स्टार्ट हो गया है, जो बाई रोड जो है ना ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते, बाकी जो है ना ये सेंट्रल एशिया में भी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान,
अजरबैजान, कजाकिस्तान, वहाँ ये पे ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पेरिशेबल आइटम है, लेकिन इसकी लाइफ कितनी, शेल्फ लाइफ कितनी है किन्नू की? सर किन्नू को अगर आप ना सही उसके टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करें ना, तो इसकी लाइफ तकरीबन जो है ना 40 से 50 डेज़ है। अच्छा, फिर तो इजीली एक्सपोर्ट हो ये सकता इजीली है। एक्सपोर्ट हो सकता अच्छा। है। एज़ कंपैरेटिवली मैंगो जो है ना, उसकी लाइफ जो है ना 7 to 8 डेज़ है। उसने जब पक जाना है उसके बाद 7 to 8 डेज़ के बाद उसने डिटेरियोरेट हो जाना है। ठीक है। आप कब से कारोबार कर रहे हैं एक्सपोर्ट? सर हम ये 2017 से जो है ना हमने किन्नू का स्टार्ट किया है अच्छा, एक्सपोर्ट जो है ना। इस दौरान और भी एक्सपोर्टर आ रहे हैं या इस काम में फैलाव है या रुक गया है? क्या सूरत हाल है? सर बहुत जो है ना वो डेस्टिनेशन वाइज डिपेंड करता है। इवन के जो हमारे बिल्कुल साथ मिडिल ईस्ट की मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर इसमें आ रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वो इजी टू एक्सेस है। यहाँ से आपका भिजवाना भी और उसको पैक करके वहाँ पे सेल आउट भी करना। लेकिन जो डेस्टिनेशन जो फार ईस्ट की हैं या सेंट्रल एशिया की हैं, उसके अलावा इवन की रशिया की जो मार्केट है वहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इसको काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ हर्डल्स भी हैं, उसमें जो है ना क्वालिटी के इश्यूज़ भी हैं, जिस तरह वो बता रहे थे प्रोफेसर साहब भी। इसके अलावा कुछ जो है ना उसमें क्वालिटी के इशू के साथ साथ जो है ना उसकी ग्रेडिंग होगी, हैंडलिंग पैकिंग के होगी, इश्यूज, हैंडलिंग हाँ, होगी, हैंडलिंग के बहुत ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा, होगी, ये सारे इश्यूज हैंडलिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, प्रोसेसिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। आपको डिज़ायर्ड जो साइज़ है उसका काउंट है वो आपको अवेलेबल नहीं होता। आप बतौर एक्सपोर्टर कहाँ का किन्नू पसंद करते हैं कि ये किन्नू मुझे मिले तो मैं इसको अच्छा एक्सपोर्ट कर लूँगा? सर इस पर अगर स्पेसिफिकली देखें तो जो एरिया वाइज है ना, तो वो सरगोदा, बलवाल, कोट मोमिन, सिल्लां वाली उस एरिया के प्रेफर किया जाता है। अच्छा। क्योंकि उसकी जो है स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली है। अच्छा। और उसको जो है ना इंटरनेशनली लाइक किया जाता है। अच्छा। उसमें से जूस कंटेंट जो है उसके वेजिकल जो हैं वो ज़्यादा उसके अवेलेबल होती हैं। अच्छा। और अगर आप देखा जाए कि आप जो है ना उसमें के एरिया के अलावा अगर साइज़ वाइज देखें, ठीक है। तो उसमें जो है ना जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ मार्केट है, ये मिडिल ईस्ट है या जो हमारा सऊदी अरेबिया है, ये बड़ा साइज़ पसंद करता है। अच्छा। जिसमें 10 किलो में 42 दाने, 48 दाने, 54 दाने या 60 दाने आ जाएंगे। ठीक है। जबकि जो रशिया की मार्केट है या इवन इंडोनेशिया की मार्केट है वो मीडियम साइज़ जो है ना पसंद किया जाता है। अच्छा। तो वो कंट्री वाइज जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पैक करके भिजवाना इसमें होता मिठास का जो एलिमेंट है वो भी काउंट होता है कि जी ये खट्टा ज़्यादा है, ये मीठा ज़्यादा है? जैसे हम लोकली किन्नू खरीदने लगे तो कोशिश करते हैं कि ये मीठा किन्नू हो यार, खट्टा ज़्यादा ना हो। है। बस ये वे मेंटालिटी जो है ना वेरी करती है। अच्छा। पाकिस्तान में तो हम प्रेफर करते हैं कि यार फरवरी एंड पे जब किन्नू बहुत फुल मीठा हो जाए ना, तो उसको हम जो है ना पसंद करते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल में वो जब उस टाइम ओवर राइपनिंग की तरफ जा रहा होता है। अच्छा। तो बाकी डिफरेंट कंट्री, रशिया जो है ना वो तुर्श, वो कहते हैं किन्नू जो है ना वो मीठा नहीं होना चाहिए, वो तुर्श होना चाहिए, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। अच्छा। जो उसका जो है ना जवानी का टेस्ट है, जो उसकी पूरा ऑप्टिमम साइज़ जब उसका बन जाता है, अच्छा। उसमें जो है ना उसकी वो टेस्ट पसंद किया जाता है। इंडोनेशिया भी तुर्श खाता है, लेकिन जो हमारे सऊदी अरेबिया वाले हैं या दुबई वाले हैं, ये जो कतर वाले हैं ये मीठा किन्नू। ये जब तक मीठा नहीं होता उसकी मार्केट उस तरह से नहीं सेटअप बनता। अच्छा। जब ये मीठा हो जाता है तो उसके बाद उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी डिमांड भी वहाँ से जनरेट होने लग इरफान जाती है। साहब, इस पे एक्सपोर्ट पे हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, आवाम का भी और एक्सपोर्टर्स का भी, और ऐसे लोग जो इस शोबे की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा दिलचस्प मौजू है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया। मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहसन साहब, आप ये बताएं कि हम घर में एक लीमू का पौधा लगा लें, छोटा सा चाइनीज़ लीमू का। हमारा तजर्बा तो ये है कि इतने लीमू हो जाते हैं कि पूरे मोहल्ले में बांटने ख़त्म होने में नहीं आते। तो ये लीमू की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, और सिर्फ हम किन्नू ही एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? लीमू की जो क्वालिटी है उस पर कोई इश्यूज़ हैं या दुनिया में डिमांड नहीं है? क्या वजह क्या है इसकी? सबसे पहले तो किन्नू का जो पाकिस्तान का टेस्ट है ना, वो आई थिंक वर्ल्ड फेमस है। इस वजह से पाकिस्तान का किन्नू बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो भी 90% सिट्रस जो है वो किन्नू ने डोमिनेट किया हुआ है। अच्छा। 90% हमारे पास किन्नू प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम बात करते हैं लेमन की, तो लेमन की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 1.5 to 2% है, जिसको हम लीमू कॉमन प्रोडक्शन कहते हैं। उसकी 3-4 वजूहत हैं। एक तो इसको जो फार्मर का जो मेन प्रेफरेंस है वो होता है रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है। इनकम। ठीक है। तो उसको फार्मर को ज़्यादा इनकम जब मिलती है किन्नू से या ग्रेप फ्रूट से या दूसरे जो कमर्शियल कल्टीवर हैं, पाकिस्तान के मोस्टली 3 कमर्शियल कल्टीवर है, किन्नू, मौसम्बी और फ्यूटर्स अर्ली। तो अर्ली सीज़न में फ्यूटर्स अर्ली आ जाता है और मौसम्बी, इसके बाद थोड़ा लेट जाए जनवरी फरवरी में किन्नू आ जाता है। तो ये उसको इनकम फार्मर को मार्केट से अच्छी मिल जाती है इसकी किन्नू और मौसम्बी से। और अगर कोई कमर्शियल फार्मर है, वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मर है, तो जब एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए करते हैं वहाँ से भी उसको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है।
तो जब आ जाते हैं हम लीमो की तरफ, तो उसकी मार्केट में प्राइस उसको इतनी अच्छी नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू किन्नू और दूसरे कल्टीवर। आप रिसर्च क्या कर रहे हैं? अब किन्नू पर काम तो हो रहा होगा ना, फोकस होगा सिट्रस पे, बिल्कुल जी। तो उसके टेस्ट को इन्हांस करने पे रिसर्च कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन इन्हांस करने पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके पौधे का साइज़ कम बड़ा, जैसे हमने मैंगो में देखा कि जी वो छोटे साइज़ का पौधा आ गया और उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा ली, तो किन्नू में किस शोबे पे रिसर्च हो रही है? रिसर्च जो है ना एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है। अब किन्नू के सिट्रस के ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है। अगर हम उसकी फाउंडेशन से स्टार्ट करें ना, तो जो किन्नू को एक किन्नू इज बेसिकली ग्राफ्टेड प्लांट, उसको हम रूट स्टॉक ग्रो करके उसके ऊपर हम किसी भी वैरायटी को ग्राफ्ट करते हैं। जैसे सर ने कहा कि हमें सर्टिफाइड बर्ड कलमकारी करते हैं, तो कलमकारी करते हैं हम रूट स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है। तो जो रूट स्टॉक है ना, वो भी किसी भी पौधे सिट्रस के पौधे का समझ लें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक पौधे के ने जो कुछ भी करना है वो उसकी रूट स्टॉक ने कंट्रोल करना है। तो रिसर्च के मुताबिक किन्नू के ट्री के 26 जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और 26 करैक्टर्स ऐसे हैं जो रूट स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। अब हमारे पास अगर रूट स्टॉक अच्छी होगी तो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो ट्री हम ग्राफ्ट करेंगे किन्नू या कोई भी वैरायटी, वो इन्हांस करेगा। अब जैसे आपने कहा कि अब टेस्ट को ये सबसे पहले आता है यील्ड, मतलब जो उसकी पैदावार को इन्हांस करने के लिए। और पाकिस्तान में ट्रेडिशनली रफ लेमन, जट्टी खट्टी जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, यूज़ हो रही है रफ लेमन, और कमर्शियली सिर्फ एक ही रूट स्टॉक है। तो आजकल जो रिसर्च है वो है कि हमने रफ लेमन का अल्टरनेट रूट स्टॉक भी लेकर आना है मार्केट में सिट्रिकल्चर इंडस्ट्री के लिए, जिसकी जो प्रोडक्ट है, जिसकी जो पैदावार है, जो रफ लेमन के मुकाबले में हो या उससे बेहतर भी हो, तो वेल एंड गुड। तो जो मेरा अपना पीएचडी की रिसर्च थी वो यही थी कि हमने रफ लेमन का अल्टरनेट मार्केट में लेकर आना है रूट स्टॉक। ठीक है। क्योंकि जो किन्नू की यील्ड है वो डिपेंड कर रही है रूट स्टॉक के ऊपर। अगर रूट स्टॉक हेल्थी है, विगरस है, वो किन्नू को अंदर से ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो रसायन कल्टीवर को अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी यील्ड भी इंप्रूव होगी और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी रूट स्टॉक को अच्छे एक आम आदमी का सवाल ये है कि वो अगर खुद किन्नू का जो बीज है उसको ज़मीन में डालकर उसकी रखवाली करता है, तो उससे पौधा उगाएगा? पौधा उगाएगा, मगर वो किन्नू का होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जो साइंटिफिक वे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सीड से ग्रो करते हैं ना, तो वो ट्रू टू टाइप नहीं होता। ठीक है। प्लांट मतलब कि वो आइडेंटिकल टू पेरेंट नहीं होगा। अगर आपने किन्नू का सीड सो किया है, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो किन्नू उगे, खट्टा हो, मीठा हो, कुछ भी बुशी प्लांट हो सकता है। तो इसका तरीका यह है कि पहले हम रूट स्टॉक की नर्सरी ग्रो करते हैं। ठीक है। रफ लेमन, सावर ऑरेंज, करना खट्टा, पोंसारस ट्राइफोलेटा, ये रूट स्टॉक्स हैं। मतलब जो बीज खुद उगाना चाहते हैं वो उससे गुरेज करे, और बेहतर ये है कि कमर्शियली तो बीज से ग्रो होता ही नहीं है ना। अच्छा। तो उसका मेथड ही जो घरों में उगाना चाहते हैं लोग कोशिश करते हैं, पता लगता है 4-5 साल मेहनत की दरख्त बन गया, उसकी फिर कोई गारंटी नॉन वो उससे गुरेज करे और पौधा लेकर आए। कलमकारी किया हुआ पौधा ले लें, जिसको अगर बडिंग की हुई है, ग्राफ्टेड पौधा जो है वो ले लें। वो उसको आपको पता है ना कि हमने इसके ऊपर लेमन का ग्राफ्ट किया है या किन्नू का ग्राफ्ट किया है या फ्यूटस अर्ली का ग्राफ्ट किया है। तो फिर वो उसको जमील गौरी साहब ये बताएं कि किन्नू आपका भी पसंदीदा फल होगा, और हमारे यहाँ मैंगो और किन्नू के दरमियान बड़ा मुकाबला रहता है, किसी को आम पसंद है और किसी को किन्नू बहुत पसंद होता है। जी ऐसा ही है। आप महकमा ज़राअत क्या चाह रहा है, इसकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़े या सैचुरेशन हो गई है कि भाई अब इसको रोका जाए? किन्नू इतना वाफिर हो जाता है कि एक्सपोर्ट के बावजूद जो लोकल मंडी में भी किन्नू नज़र आता है। आपकी प्लानिंग क्या हो रही है किन्नू के? एक्चुअल बात यह है कि जो फ्रूट प्रोडक्शन है हम इसको एनहांस करना चाह रहे हैं। अच्छा। चाहे वो मैंगो है और चाहे सिट्रस है। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो फ्रूट पैदा हो रहा है वो हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको मीट आउट कर रहा है, तो हम मज़ीद इसको नहीं बढ़ाएंगे। आप ये देखें कि हमारा जो मैंगो का एरिया है, यहाँ पे आम जो है आपको अब एंड सीज़न तक मिलता रहा है। ठीक है। मुल्तान रीजन में, रहीम यार खा रीजन में, लेकिन जो नॉन मैंगो एरियाज़ हैं वहाँ पे आम जो है वो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाता है मार्केट से। ठीक है। इसी तरह सिट्रस की बात है। तो अब जहाँ तक सिट्रस का ताल्लुक है, इस वक्त लिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट लिया, वो इस वक्त यूँ कह लें कि हमारा मिनी सरगोदा डेवलप हो गया है किन्नू के हवाले से। वहाँ पे तकरीबन 70 से 80 हज़ार एकड़ जो है वो तुरशावा लग चुका है। अच्छा। और इसी तरह जो छोटी कह लो कि जहाँ पे कल्टीवेशन है तहसील लेवल पे आप देखें, जहानिया जो है तकरीबन 3,500-4 हज़ार एकड़ है। ये ज़मान अब डेवलप, इसका मतलब बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है और इसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है
कि जब फ्रूट हमारे यहाँ ज़्यादा पैदा हो जाता है तो वो सस्ता हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट उसकी वैल्यू होती है। उसका ये है कि एक तो उस लेवल का हम फल पैदा करें कि जो एक्सपोर्ट हो। ठीक है सर, दूसरी बात ये है कि हम अपने यहाँ पे जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो पल्प प्लांट हैं वो लगने चाहिए। ठीक है, तो उससे जो है ये होगा कि जो किन्नू की खपत है हमारी, बहुत सारी जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स बनाने में जो जैम्स बनते हैं और दूसरे इसके अलावा पल्प जो काम आता है इसी में काम आता है। तो इस हवाले से अगर ये काम हो जाए तो फिर जो हमारे यहाँ फलों का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हमारा आम भी जो इस हवाले से देखें एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो सहूलियात नहीं है, हमारे यहाँ वो पैक हाउस उस लेवल के नहीं है या बाई प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए आप भी कुछ काम कर रहे हैं। महकमा ज़राअत भी इस पर कोई फोकस कर रहा है कि जी बाई प्रोडक्ट बढ़ें जी। उसके लिए कोई इंसेंटिव लोगों को दिया जाए, कोई लोन दिया जाए, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों को आगे लाया जाए, कोई ऐसा कुछ हो रहा है? और ये पल्प प्लांट जो है वो सारे निजी सतह पर हैं या सरकारी भी है कुछ? अभी मैचिंग ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, सरकार ने। उस मैचिंग ग्रांट्स में यही है कि जो पल्प प्लांट्स हैं या इसी तरह जो पैक हाउसेज हैं उसके लिए उन्होंने बजट मुख्तस किया है, तो उसके लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। तो उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सून जो है चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। एक अरसा ऐसा भी आया कि लोगों ने अपने तैयार किन्नू के सिट्रस के बागात कटवाने शुरू कर दिए कि जी इसमें नुकसान हो रहा है जी, और बाकी फसल से भी रह जाते हैं। तो अब की सूरत हाल क्या है? अगर आप जायज़ा ले रहे हों कि भाई जिनके पास बागात हैं उनको संभाल रहे हैं, मुनाफा उनको ठीक मिल रहा है, या अभी भी रुझान है कि भी बागात कटवाए जाएँ और किसी अल्टरनेटिव फ्रूट पर चला जाए? एज़ कम्पेयर टू मैंगो, मैंगो हमारा जो है किंग ऑफ फ्रूट्स है और अब्रॉड हमारा मैंगो बहुत पसंद किया जाता है। मैंगो की निस्बत जो हमारा किन्नू है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा जी, इसका जो 1 एकड़ है उसमें जो पौधों की तादाद है वो हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो 12 ज़रब 18 पे तकरीबन 200 पौधा लगता है। ठीक है। लाइन टू लाइन जो है वो 18 फीट और प्लांट टू प्लांट जो है वो 12 फीट, तो 200 पौधा जो है वो लग रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर कोई काश्तकार अपने उस फील्ड को बेहतर मैनेज कर रहा है तो उसका जो ठेका जो मैं बताऊं आपको वो यूं कह लें कि 2.5 लाख से स्टार्ट होकर और 5 लाख एकड़ तक जाता है। अच्छा, 1 एकड़ जो है उसका 5 लाख तक में बहुत अच्छा जो है वो सेल होता है। तो अगर मैं देखूं एज कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स को भी देख लूं या दूसरे फ्रूट्स को भी देख लूं, तो ऐसा मुझे कोई मुकाबले में फ्रूट नज़र नहीं आ रहा कि जो काश्तकार को इतनी अर्निंग दे रहा हो। इसमें बड़ा पोटेंशियल है। मैं अगर 1-2 एकड़ का भी काश्तकार है और किन्नू के बाग को सही तरह लगा ले और संभाल ले तो उससे इतनी अर्निंग उसकी हो सकती है कि लाख रुपए महीना कमा के अपनी ज़िंदगी आसूदगी से गुजारे। आप देखें, अगर कोई 1-2 एकड़ का ज़मींदार है तो वो जो सिट्रस फैमिली है, सिट्रस फैमिली में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो उसको सारा साल फल दे सकता है। अच्छा जी, तो आप गाइडलाइन फराहम करते हैं? जी, महकमा बिल्कुल। ज़राअत जो है ऐसे काश्तकारों को वो रहनुमाई के लिए आना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि जी मेरे पास 2 एकड़ है, मैं बाग लगाना चाहता हूँ सिट्रस का, किस तरह लगाऊँ, इसकी रहनुमाई फराहम करते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारा जो है फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। ठीक है। और हमारे पास जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, या जो हमारा फील्ड का अमला है वो विलेज टू विलेज जाके, ख़ास तौर पे वो विलेजेस जहाँ पे बागात मौजूद हैं उनको हम एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ के हवाले से, न्यू प्लांटेशन के हवाले से। और ये तो प्रोग्राम चल रहा है ना जी, एक आम आदमी है, आम काश्तकार है, वो किधर जाए? आपके दफ्तर आए, पता करे कि जी यहाँ पर जी हमारे दफ्तर भी आ सकता है। अब तो ये 2 वे लर्निंग, चूँकि 2 वे प्रोसेस है, ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम फार्मर को अप्रोच करें, लेकिन उसकी भी ड्यूटी है कि जी वो एक्सेस करे। तमाम फार्मर्स को अप्रोच करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये देखा है अपनी अब तक की सर्विस में कि जो फार्मर डेलिब्रेटली और जो चाहेगा वो सीखेगा, अपनी विलिंग से डिपार्टमेंट से अटैच है, उसको हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। इरफान साहब ये बताएं कि एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा मुकाबला किस मुल्क से है किन्नू की एक्सपोर्ट में, जो आपको चैलेंज करता में जो है ना वो डिफरेंट है। स्टार्ट में आपका जो है ना इंडिया से मुकाबला होता है। अच्छा, क्योंकि उनकी क्रॉप अर्ली आ जाती है, आपकी क्रॉप जो है ना थोड़ा सा उनसे स्लाइडली जो है ना लेट है, तो शुरू में सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन कि उस टाइम ईरान का किन्नू भी स्टार्ट हो चुका होता है ना। अच्छा, तो उसके बाद वो जैसे हमारा पीक सीज़न स्टार्ट होता है दिसंबर एंड का, तो उस टाइम इंडिया जो है ना वाइप आउट हो चुका होता है वहाँ से। अच्छा, उसका किन्नू ख़त्म हो जाता है और तब जो है ना हमारा किन्नू जो है ना फुल बूम में वहाँ पे अवेलेबिलिटी उसकी होती है। ये बताएं कि मतलब कोई मुल्क ऐसा भी है जो जिसकी ख्वाहिश हो कि नहीं किन्नू पाकिस्तान वाला खाना है, जिस तरह हम मैंगो के हवाले से शोहरत रखते हैं
सर किन्नू ऐसे भी हमारा जो है मार्केट ना, है जो डिमांड करते हैं किन्नू पाकिस्तान की का हमारी भी। डिमांड है। अच्छा। इसमें ऐसा बिल्कुल वो दो राय नहीं है कि हमारे किन्नू की डिमांड नहीं ठीक है। है। उसमें जो कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, वो रिसर्च बेस्ड इशू आ रहे हैं। मैं जैसे माजरत के साथ जो है ना, एक तो हमारे जो किन्नू में ना सीड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो वो तो अब कोशिश हो रही है उस पर सीडलेस पे काम हो रहा है, उस पर वर्किंग भी हो रही है। इंशाल्लाह जो है ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारी फाइट बाइक जो है ना, फाइट मुसलसल हो रही होती है ना जो फार्मर से, वो हमारी हो रही होती है उसकी रिकवरी पे। अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें जो है ना पैदावार से ज़्यादा ना वो पैदावार लेनी चाहिए जो एक्सपोर्ट हो सके। इन दी एंड जो रिकवरी होगी, अगर 70% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर बेहतर है। अगर आप एक्सपोर्ट ही 30% करेंगे और 70% आपका लोकल में जाएगा या ABC में जाएगा, लोकल में भी कितना खा लिया कितना खा लिया जाएगा, मैंगो क्योंकि है, एक जैसे प्रोलॉन्ग हमारा सीजन है। बड़ी मिकदार में सेब ज़ाय हो जाता है, बड़ी मिकदार में खजूर ज़ाय हो जाती है, ज़ाहिर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें जो एक और हर्डल जो हमें फेस करनी पड़ी है, ये लो वैल्यू आइटम है। मैंगो जो है ना वो हमारा उसका एक यूनिक टेस्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी ऐसी है। हमारा मौसमी चौंसा जो है ना, उसका टेस्ट में जो है ना कोई मुकाबला ही नहीं है। आप यूरोप भेज दें, आप अमेरिका भेज दें, आप जापान भेज दें, हम जापान के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं करंटली एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। किन्नू में जो है ना, हमें जो उसमें जो इशू आता है ना, वो एक तो आता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, दूसरा उसके बाद वो किन्नू होना चाहिए जो है ना वहाँ पे लाइक किया जा सके। हमारे जो ट्रांजिट्स के इश्यूज़ हैं, अभी जो है ना रिसेंटली अभी सीज़न हमारे सर पे है, लेकिन जो कंटेनर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है। लास्ट ईयर जो हमें रशिया के लिए जो रेट्स पर मिल रहे थे, वो $2,500-3,000 मिल रहा था पर कंटेनर। ठीक है। इस साल जो है ना वो उसकी अवेलेबिलिटी कंटेनर्स की नहीं है, वो $8,000-9,000 पे पहुँच चुकी है, 3 टाइम बढ़ चुकी हैं। तो वो जो है ना उसकी वैल्यू से ज़्यादा जो है ना उसकी फ्रेट उस पर आ जाता है, जो उसको महंगा बना देता है। और हमारा जो किन्नू है वो ये जितने भी कंट्रीज़ में जा रहे हैं वहाँ पे अपने टेस्ट की वजह से और लो वैल्यू की वजह से वहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है, वहाँ पे पेनिट्रेशन कर रहा है या उसकी पल्प सैचुरेशन। भी एक्सपोर्ट करते हैं आप? सर पल्प इसका जो है ना ज़्यादातर लोकली ही चलता है। उसमें भी हमारा जो कंपेटिटर है वो इंडिया ही है। इंडिया ने अपनी एक साख बना ली है, उसमें जो है ना वो लोग उसी का किन्नू ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन अभी हमने स्टार्ट कर दी है, कोटेशन भी दी है, हॉलैंड में हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ, तो इंशाल्लाह होपफुली ये पल्प में तो हमें आगे आना चाहिए। देखिए आना चाहिए। इतना किन्नू होता है, जब सीज़न आता है किन्नू ही किन्नू हो जाता है हर तरफ। और हमारे यहाँ 10 रुपए का किन्नू का गिलास जो है उसका जूस बिक रहा होता है। तो जाहिर है देखे ना अवेलेबिलिटी है ना, तो अवेलेबिलिटी है। तो उस वक्त अगर ये पल्प पर फोकस किया जाए तो हम पल्प तो पूरी दुनिया को भेज सकते हैं जहाँ जहाँ पर उसकी सर्टन एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना एक्सपोर्ट की, वो जो है ना 2-3 मिनट में इस किस्म का कंपाइल नहीं कर पाऊंगा। उसमें जो है ना वो उसमें जो उसकी TSS चेक की जाती है, उसकी एसिडिटी चेक की ब्रेक जाती ले है। लूँ, फिर इस पर मजीद डिटेल से बात करते हैं। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब आपसे पूछते हैं कि ये जो किन्नू की सूरत हाल है, हमने देखी कि हमें पल्प की क्वालिटी का इशू है। पल्प जैसे इरफान साहब ने कहा कि जी इसमें बहुत सारे मामला हैं, एक्सपोर्ट अगर हम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो। अब ये कोई मौसम भी इस पर असर डालता है कि जैसे हमारा मैंगो इसलिए बहुत मीठा होता है कि जी गर्म इलाके का है फल, तो किन्नू के लिए भी कोई इलाका स्पेसिफाई है कि वहाँ पर जो है अगर किन्नू काश्त होगा तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा, उसका मिठास अच्छा होगा, या सब जगहों पर किन्नू एक जैसा ही? नहीं जी, बिल्कुल क्लाइमेट का इफेक्ट तो ऑफ कोर्स है, क्वालिटी के ऊपर भी और उसकी प्रोडक्शन के ऊपर भी। तो जो किन्नू का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना वो है 17 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसका बेस्ट सूटेड टेम्परेचर है। ठीक है। इस टेम्परेचर डोमेन में जो किन्नू की जो क्रॉप है, किन्नू की या किसी भी सिट्रस फैमिली क्रॉप जो है वो बेस्ट जो उसकी प्रोडक्शन सबसे अच्छी होती है। इवन के 37 से 42 तक चला जाए टेम्परेचर तो प्रोडक्शन तो होती है, मगर उसकी क्वालिटी के ऊपर और उसकी ओवरऑल यील्ड के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो जो है ना 17 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो उसकी प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सूटेड है। तो ये वजह कि जो सरगोदा, भलवाल या टोबा टैक्सिंग वाला ये जो बेल्ट है वहाँ बेहतर किन्नू प्रोड्यूस हाँ, सरगोदा को हम पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी इसी वजह से कहते हैं कि वहाँ का जो किन्नू है वो सबसे पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है सरगोदा की वजह से। वहाँ पर और जो पंजाब का 75% जो किन्नू है वो सरगोदा से प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान को, सरगोदा और आप इसके रंग पर भी काम कर रहे हैं क्योंकि ये पीला, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये सारे ये तो इसके नेचुरल कलर है ना। अब जो किन्नू है, नहीं आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कलर को भी कंट्रोल किया जाए? कलर डेवलपमेंट के ना तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना वो अक्सर उसके कलर डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं।
ठीक है। ठीक है, अक्सर उसको हम सन बर्न भी कह देते ठीक है। हैं। जो अक्सर अचानक जब गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं तो डे का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, रात को अचानक से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो साइड उसकी सूर्य की तरफ एक्सपोज्ड होती है वो साइड थोड़ी सी ज़्यादा बर्निंग उस तरफ हो जाती है, उसको हम सन स्कैल्ड या सन बर्न भी कहते हैं सिट्रस ठीक है। का। तो उसकी कलर डेवलपमेंट प्री हार्वेस्ट ऐसा कोई नहीं है, इसको पोस्ट हार्वेस्ट की तरफ जब आए ना तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या उसके कलर को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट कोटिंग्स हैं या डिफरेंट वैक्सिंग मटेरियल्स हैं, एडिबल अच्छा। कोटिंग सर को पता होगा, ठीक है। ये पोस्ट ऐसे काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर अप्लाई करें ताकि जो उसका जो कलर है वो प्रिजर्व रहे। इरफान साहब को ये भी पता है कि बहुत सारा किन्नू इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पाता कि उस पर बीमारियां लगी होती हैं, बीमारी लगी। ठीक है ना जी। हमने तो कॉमन जो फ्रूट सुना फ्लाई है का कि अटैक था जिस हाँ, वजह से पाकिस्तान के ऊपर वो अक्सर सिट्रस पाबंदी ग्रीन लगी। सिट्रस का ग्रीनिंग कहना डिजीज आ है। जाता है। अच्छा, बाकी फलों में दरख्तों में हमने क्विक डिक्लाइन देखा, इस पे स्लो डिक्लाइन है किन्नू पर। किन्नू पर भी क्विक डिक्लाइन हो जाता है सर। अच्छा। किन्नू पर भी एक है सिट्रस स्ट्रेस डिजीज वायरस, सबसे बड़ा चैलेंज है क्या इन बीमारियों में, बड़ा चैलेंज क्या है? सीटीवी सबसे बड़ा, सीटीवी है सिट्रस स्ट्रेस डिजीज वायरस, अच्छा। जो जिसे कह लें कि जो किन्नू का कैंसर हम समझते हैं इसको ना, अच्छा। सिट्रस फैमिली का, ठीक है। सिट्रस स्ट्रेस डिजीज वायरस जो सबसे बड़ी थ्रेट है। इसके अलावा एक फाइटोप्थेरा डिजीज है जो सिट्रस के ऊपर अटैक कर रही है। बंदा बीमार होता है तो फौरी तौर पे हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। जी जी। तो अगर ये पौधा बीमार हो जाए, इस किस्म की बीमारी सामने आ जाए तो काश्तकार करे क्या? तो सबसे पहला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है ना वो ये है कि जो डिजीज पार्ट है प्लांट का उसको रिमूव कर दें, दरख्त काट से दे उसे, दाते उसको अपने जो बाग से बाहर जाकर उसको तल्फ कर दें या ज़मीन में दबा दें। ये तो है उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है। तो जब हम इसके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो वो ये है कि फिर जैसा ने कहा सर्टिफाइड बर्डवुड लें, डिजीज़ फ्री लें ताकि उसकी फाउंडेशन से उसकी डिजीज़ फ्री हो। इसके अलावा दैन सर्टन डिजीज़ स्पेसिफिक कुछ मेडिकेशंस भी हैं, कुछ उसके प्रॉब्लम स्पेसिफिक उसके सॉल्यूशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर गमोसिस एक प्रॉब्लम है, फाइटोप्थेरा है, उसमें जो मेन ट्रंक होता है ना जो आपकी जो ये सारी मामलात हैं ये तहकीक पर मबनी है ना जी? जी आप बिल्कुल, तो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में तहकीक करते होंगे कि ये बीमारी है और उसका ये हल है, लेकिन काश्तकार की तो एक्सेस नहीं है ना यूनिवर्सिटी तक, आप तक एक्सेस नहीं है। काश्तकार की एक्सेस तो जमील गौरी साहब तक है। महकमा ज़राअत के दफ्तर में चला जाएगा और जाके इनसे पूछेगा कि जी मुझे लगता है कि जी मेरा बाग जो है किसी बीमारी का शिकार है। अगर ऐसा कोई बंदा पहुंचता है आपके पास तो आप उसको किस तरह रेस्क्यू करते हैं? कोई ऐसा निज़ाम बनाया है हुकूमत ने? जो सिट्रस है ना जी, ये ज़्यादा प्रोन टू डिजीज़ है एज़ कम्पेयर टू मैंगो। अब हमारा चूँकि खिता मैंगो का भी है और सिट्रस भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो मैं दोनों हवालों से बात करता हूँ। सिट्रस में आमतौर पे जो हमारा ज़िम्मेदार है उसकी प्रैक्टिस ये है, बागात में ख़ास तौर पे वो ये करता है कि वो हल चलाता रहता है, दूसरी क्रॉप्स भी लगाता है। ठीक है। बागात की जो पानी की और खाद की रिक्वायरमेंट है वो अपनी है। ठीक है। ठीक हो गया। जब हम इसके अंदर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो अनवांटेड हैं वो करते रहेंगे तो उससे जो इसका रूट सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। रूट सिस्टम डिस्टर्ब होने से पानी के ज़रिए, हल के ज़रिए या सॉइल के अंदर जो डिजीज़ ऑर्गेनिज़म्स हैं या फंगस मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो उसके अंदर चले जाते हैं। उसका रूट सिस्टम आपने डिस्टर्ब कर दिया, रूट टूट गई, ज़ख्मी हो गई जड़ें, और उसके अंदर जो है वो जो मटेरियल है डिजीज़ पैदा करने वाला वो चला ये तो गया। होगी ना जी बीमारी की वजूहात। जी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी है, छोटे बाग का मालिक है, उसके बाग पर बीमारी का हमला हो गया है। अब उसके पास आसान हल ये होता है कि वो साथ वाले काश्तकार से पूछे, कहीं कोई ज़राई कंपनी वाले से पूछे, आखिर वो करे क्या? मतलब महकमा ज़राअत उसको किस तरह रेस्क्यू करता है कि जी वो आपके पास आ जाए तो आपसे आके पूछे तो आप उसको कोई गाइडलाइन फ्राहम करेंगे या कहीं रेफ़र कर देंगे, क्या करेंगे? जी, उसके लिए ये है कि हमारा जो है जो बेसिक यूनिट है हमारा, जो वो यूनियन काउंसिल लेवल पे एक फील्ड असिस्टेंट है। सबसे पहले तो जो फेस टू फेस जो फार्मर से होता है, ठीक है, वो फील्ड असिस्टेंट होता है। फील्ड असिस्टेंट के बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है तहसील लेवल पे, सर्कल लेवल पे एओ है, फिर डिप्टी डायरेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सब लोग एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो जब एक फार्मर किसी भी एग्रीकल्चर वाले को अप्रोच करता है तो जो हमारी फील्ड फोर्स है तो हम वहाँ पे जाते हैं, उसको एग्ज़ामिन करते हैं, और एग्ज़ामिन करने के बाद फिर उसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो भी बताते हैं और जो उसकी क्यूरेटिव मेजर्स हैं वो भी उसको बताते हैं। तो उसमें जो इसके लिए ज़िम्मेदार के लिए अप्रोच के लिए यह है कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक पहुँचे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम भी ज़िम्मेदार को अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाका जात में जाते हैं, और जो हमारा फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर बागात को विजिट भी लाजमी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम देके और फिर वहाँ से आ गए, नहीं, हम वहाँ जो ज़िम्मेदार लोग बैठे होते हैं
और बागबान हजरात बैठे होते हैं, उनके बागात भी हम उसी वक्त चेक करते हैं। तो उसमें जो उनको प्रॉब्लम होता है उस हवाले से फिर हम उनको एडवाइजरी भी जारी करते हैं। उसके लिए जो लिटरेचर हमारे पास होता है, जो उसमें डिजीज़ की सिम्टम्स दी होती हैं, वो भी उनको हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जो क्यूरेटिव मेजर्स हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि आप इसके लिए क्या केमिकल यूज़ करें, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, आपको इसके लिए कौन सा स्प्रे प्रोग्राम पूरा सालाना जो है वो तरतीब देना चाहिए। उसका एक पूरा कैलेंडर है हमारे पास मंथ वाइज जो हमने तरतीब दिया हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी कंसल्टेंट मौजूद हैं एग्रीकल्चर के हवाले जी से? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कि आपको रहनुमाई चाहिए तो जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो हमें रहनुमाई दे देता है। तो इसके भी देखिए ना, अगर नौजवान हैं, एग्री साइंटिस्ट हैं, वो इस फील्ड में आ रहे हैं और सारे नौकरी की तलाश में हैं, तो एक रास्ता ये भी है ना कि वो कंसल्टेंट के तौर पे अपना ऑफिस बना के बैठ जाएं और लोगों को गाइडलाइन फ्राहम करें, अपनी मुनासिब फीस रख लें। तो ऐसा अभी प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसके लिए कोई पोटेंशियल मौजूद है, ऐसा लोग करें, आप उनके लिए कोई गाइडलाइन फ्राहम करेंगे? अभी हमारे यहाँ इस चीज़ की जो है वो काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, बदकिस्मती से हम लोग ये समझते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, कहते हैं कि हम बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे एग्रीकल्चर को, तो मशवरा चाहिए नहीं होता, मशवरा चाहिए नहीं होता। रिलक्टेंट होते हैं फार्मर जो है ना इस हवाले से वो लेगर्स मतलब रह जाते हैं, मतलब वो टच नहीं करना चाहते। तो जब मसला ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा मतलब है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो फिर वो लोग शायद आ जाते हैं, कहीं कंपनी से रुजू किया या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रुजू किया। तो बेसिक जो है वो ये है कि फार्मर जो है वो ख़ुद भी इस तरफ आए, अगर वो सीखना चाहे। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे पास पूरे साल का एक कैलेंडर है मंथ वाइज, और जब वो मंथ वाइज कैलेंडर पे अमल करेगा तो हार्डली 1 ईयर की बात है, 1 साल की, उसके बाद वो खुद एक्सपर्ट हो जाएगा कि मुझे फ़लाँ महीने में तुरशावा की किस वैरायटी के लिए क्या करना ये जो है। आप ट्रेनिंग देते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इनकी कोई? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारे प्राइस में शामिल है। फार्मर्स की एडवाइजरी जो है बागात के हवाले से, ये हमारी बेसिक ड्यूटी है, एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन या डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स, ये हमारे बेसिक प्राइस में शामिल है। एक ज़रा अभी एक सवाल मैं आपको पास छोड़ कर जा रहा हूँ, सोच के रखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि जो हमारे यंगर जनरेशन है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन के आ रहे हैं, BS एग्रीकल्चर कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, जो भी सारी सूरत बाहर आ रहे हैं, तो एक तो उनकी पहली कोशिश ये होती है कि सरकारी सेक्टर में जॉब मिल जाए, दूसरी कोशिश ये होती है कि किसी ज़राई कंपनी में जॉब मिल जाए, निजी शोबे में अच्छी तनख्वाह हो, गाड़ी वगैरह मिल जाए। इसके अलावा उनके पास क्या रास्ते हैं, वो उसके लिए आप ज़रूर गाइडलाइन दीजिएगा। इसलिए मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ ताकि उनको सही डायरेक्शन मिल सके। आपसे इरफान साहब पूछते हैं इस दौरान कि एक तो आपने फल एक्सपोर्ट कर दिया, पल्प का भी कोई रुझान नहीं है, हालांकि हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम तो किन्नू की मसनूआत एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडिशन करें और पैसे भी अच्छे मिलेंगे और उसकी हैंडलिंग भी आसान होगी। तो इस पे भी कहीं फोकस हो रहा है, और दुनिया में बाकी जहाँ जहाँ ये एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ क्या सूरत हाल है? इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो उस पर काम चल रहा है। ऐसे क्योंकि डिमांड आपके ऑटोमेटिक डेवलप होती है जब आपके पास कोई चीज़ एक्सेस में होती है, आप फिर उसके बारे में सोचते हैं ना, कोशिश करते हैं। तो किन्नू में जो है ना, जो पल्प अभी हमारा है, जो जितनी भी जो यूनिट्स हैं वो बना रहे हैं, 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं वो कर रही हैं काम, तो वो लोकल लेवल पे जिस तरह लोकल कंपनीज़ हैं जूस वाली, उनको प्रोवाइड कर रही हैं। मैं तो मार्मलेड लेने जाऊँ, किन्नू के छिलके काट के डाले हुए हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। अब किन्नू का छिलका भी ज़ाहिर है इतनी अफादियत वाला है और इतनी अहमियत वाला है, तो बाकी तो किन्नू का छिलका सारा मैं आपको इसमें जो है ना एक पूरा रेफरेंस दे सकता हूँ कि किन्नू का वो जो एल्बिडो होता है ना, जो उसकी स्किन के बाहर वाले से और दरमियान वाले जो किन्नू का जूस हम लेते हैं जैसे, वो सबसे ज़्यादा अफादियत वाला है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और जो वाइट होता है, जो वाइट होता है, जो हम अक्सर उसको निकाल के जो है ना फेंक रहे होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें है। अच्छा। और इवन के हमारे पास लास्ट ईयर एक क्वेरी आई थी कि उन्होंने कहा था कि आप हमें सिर्फ किन्नू के छिलके जो है ना उनको ड्राई करके आप हमें एक्सपोर्ट। अच्छा, तो वो हमने मुख्तलिफ जो है ना फार्मर से, इसके अलावा जो है ना ये जो पल्प यूनिट्स हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया था कि आपने जो अपने जूस जो निकाल लेना है, नहीं हो सके अभी उस पर जो है ना वो उन्होंने लेबॉर्ट्री एनालिसिस के लिए भेजा हुआ है। अच्छा, उसमें उन्होंने उसमें देखना है कि उसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है, फिर हमने उसको नेचुरली का वो दिया हुआ है ना, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, मतलब ये पोटेंशियल है कि इसमें भी हम जो किन्नू का छिलका और इसके अलावा मेरे ख्याल में किन्नू से आगे भी बढ़ना चाहिए। अब सिट्रस का हमारे यहाँ जो कंसर्न है, मैं यही कह रहा था ना कि सिट्रस में तो इतना सब कुछ है, हम सिर्फ किन्नू को फोकस करके बैठे फोकस कर रहे हैं। अभी एक वैरायटी है वो शायद ये जानते हैं, उसको लोकली तो 1 स्लेट कहा जाता है, लेकिन टेक्निकल उसका नाम वेलेंशिया लेट है, तो वो अप्रैल और मई की वैरायटी है।
और हमारे पास अप्रैल और मई में कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। जमील गौरी साहब से वो जो सवाल छोड़ा था उसके बारे में पूछ लेते हैं, नौजवानों के लिए गाइडलाइन फराहम करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ज़रा महदूद होता है, इसलिए मुख्तसर। नौजवानों के लिए गाइडलाइन यही है कि जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, इसकी डिग्री लेके आए हैं, तो सारा कुछ इदारों में नहीं सिखा दिया जाता। फील्ड बड़ा वसी है और आप जो है हर मरहले पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, सीखने के साथ साथ गुजारा भी करना है ना जी, गुजारा करने का रास्ता बताएं। जी जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हम ज़्यादातर यही सीख करते हैं कि हमें वाइट कलर जॉब मिल जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन अपनाएं। ठीक है। और इसको ज़रिया रोज़गार समझे। हम आमतौर पे ये करते हैं, हमारा जो एग्री ग्रेजुएट हो, यह कहता है कि जी मैं जो है अब एग्रीकल्चर मैं क्यों करूं, या मैं फार्मिंग को एज ए बिज़नेस क्यों अपनाऊं। मैं ये समझता हूं कि अगर पढ़ा लिखा नौजवान जो है, जो एग्रीकल्चर क्वालिफाइड है, वो बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर को कर सकता है, ज़राअत को कर सकता है। एक तो ये है कि वो इसको एज प्रोफेशन अपनाए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो फार्मर है वो छोटा है और वो इस तरफ नहीं आता कि वो एडवाइजरी सर्विसेज किसी से ले या उसके लिए पे करे। तो जो न्यू लोग हैं इस फील्ड में आने वाले हैं, वो फार्मर्स का एक ग्रुप ऐसा क्रिएट करें कि जो उनसे उनको सर्विसेज दें, जो उनके पैनल पे हो, और फिर उनसे जो है वो अर्निंग भी कर सकता है। ठीक है, अपने तौर पर वो अपने रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये अपना इरफान साहब से पूछ लेते हैं कि एक्सपोर्ट में भी कोई गुंजाइश मौजूद है? नए जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो इस तरफ आना चाहते हैं, सरमाया थोड़ा है, तो वो आपका मशवरा क्या है, इधर आएँ या ना आएँ, पैसा डबो देंगे या आएँ? नहीं, इसमें एक चार्म है इनिशियली। अभी जो लास्ट ईयर जो है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि यूरोप की मार्केट जो है ना, हमने इंग्लैंड को टैप की है। अच्छा। इंग्लैंड बहुत सालों से हमारा जो किन्नू है उसने बैन किया हुआ था, तो इस बार उन्होंने कहा कि अगर आप कैंकर फ्री भेज सकते हैं तो आप भिजवाएं। तो हमने भी इस साल जो है ना 4 कंटेनर उनको दिए। मतलब पोटेंशियल है, अगर नौजवान आते हैं इधर पैसे लेके आते हैं। इसके अलावा अगर आप नई मार्केट्स अगर आप टैप कर लेते हैं तो वो बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, जमील गौरी साहब, एहसन साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तशनगी तो रह गई, अभी हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे। नाज़रीन, सिट्रस पर गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में नए मौजू और नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।